नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। इस लाइन को ज़रा स्किप करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी जेई मेंस और जेई एडवांस में पैटर्न चेंज की बहुत सारी रूमर्स उड़ रही हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा इन्फो देने वाले हैं। क्या सच है, क्या रूमर है, क्लियर हो जाएगा। और आप क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस कर सकते हैं कि इन केस अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए तो आपकी प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक ना जाए, उल्टा आपको फ़ायदा ही हो जाए। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत यही बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं उसी के बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसे फेक इन्फो नहीं है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अभी पैटर्न चेंज की बात कर रहे हैं, पहले एक बार जेई मेंस को पकड़ लेते हैं, फिर मैं आपको जेई एडवांस के बारे में बता दूंगा। तो अभी सबसे पहले जेई मेंस का समझ लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो ये मेरा सोर्स है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो 9 मेंबर की नई कमेटी थी उसका ड्राफ्ट रेफर करा है। जो उन्होंने प्रपोजल दिए हैं उसके बेसिस पे ये वीडियो बता रहा हूँ। और प्रपोजल उन्होंने जो कमेटी ने दिए हैं, ज़रूरी नहीं हो सारे एक्सेप्ट हो, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का हिस्ट्री देखोगे तो पता चलेगा मोर और लेस वो लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हो सकता है एग्जैक्टली ना करें, थोड़े चेंजेस के साथ कर दें, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि चेंजेस आपको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आईआईटी के लिए जो है वो पायलट प्रोजेक्ट आईआईटी कानपुर अलग से कराएगा, जेई एडवांस का अलग सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें पूरा आपको मिथ बस्ट करके बताने वाला हूँ और बाकी सारी इन्फो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले ये सब हो क्यों रहा है, तो आपको शायद पता होगा इस बार नीट का जो पेपर लीक हुआ था, तो इसकी वजह से जो सिस्टमिक फेलियर है इसको फिक्स करने के लिए ये सब चीज़ें लाई जा रही है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो जो गवर्नमेंट है वो फाइट कर रही है डमी एजुकेशन को। जो डमी वाला सिस्टम है ना, वो नहीं चाहती सरकार की सिस्टम चले, क्योंकि इससे स्कूल की रेलिवेंसी खत्म हो जाती है और प्राइवेट कोचिंग पे मतलब उनका धंधा बढ़ जाता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला इशू है। और तुम्हें पता ही होगा सीबीएसई ने कितने सारे डमी स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल करा था इस बार, तो ये एकदम लेजिट रीज़न है। अब बात है कि क्या हुआ है। 9 मेंबर की कमेटी है, उसने अपना ड्राफ्ट रिकमेंडेशन दे दिया। अब गवर्नमेंट इसको फाइनलाइज करेगी और इम्प्लीमेंट कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 2027 में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 2028 की। तो 2028 वाले थोड़े ज़्यादा रिस्क पे, 2027 में कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि सरकार सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। तो याद रखना। अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ सुन लो ज़रा। सो गाइस, जो भी बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं अपना कॉलेज वगैरह में, ये वाली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें लगभग 7 रुपये तक की स्कॉलरशिप या फिर रिवॉर्ड मिल सकते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंड तक सुन लेना। और यही नहीं, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू तुम्हें एक न्यू एज टेक स्कूल में भी एडमिशन मिल जाएगा, जिधर आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके, तो आप भी भाई इसका पार्ट क्यों नहीं बन जाते। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये आपको यहाँ पे मिलती है एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग। प्लस आपको जो एक्सपोजर मिलता है एआई टूल्स का, वो तो क्या ही बोले, जैसे कि क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया या फिर चैट जीपीटी। आप डे 1 से यहाँ पे कोडिंग करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे, जो मेरे हिसाब से आईआईटीज वगैरह में भी नहीं होते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें मिलता है हैकेथॉन्स, कोडिंग के तुम्हें बूट कैंप मिलेंगे। और यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्रियल विजिट भी कराई जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली तुम्हें इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकल स्किल्स तुम्हें एक्चुअल में मिल जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एनसेट के एग्जाम के बारे में, और इसके थ्रू तुम्हें मिल जाता है सनस्टून स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 13 जुलाई। फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, तो जाके अभी आके अवेल कर लो। और यही नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं, 14 जुलाई को टेस्ट होने वाला है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। मैं बता रहा हूँ 7 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स हैं। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। अब रूमर क्या है और रियलिटी क्या है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक रूमर ये चल रही है, विदाउट पीसीएम अपन को आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा इस बार जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे। तो ये थोड़ी रूमर है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एप्टीट्यूड होता अलग चीज़ है, लेकिन इन दी एंड जो एप्टीट्यूड जो होगा वो पीसीएम बेस्ड ही होने वाला है, ठीक है। तो अब रियलिटी चेक ज़रा सुन लो। तो देखो भाई, सारे जो आईआईटीज है अभी, जितने भी 23 आईआईटीज है, उसमें पीसीएम 100% मैंडेटरी है, वरना तो भाई ये बायो वाले आ जाएंगे, कॉमर्स वाले भी एग्जाम देने लग जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएम चला जाएगा, ठीक है। तो 2027-28 के लिए पीसीएम ही रहने वाला है, बट उसमें जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो एप्टीट्यूड बेस्ड हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगी, लेकिन एप्टीट्यूड बेस्ड वाली। तो ये नहीं है कि पीसीएम चला जाएगा, तो ये आप शायद गलत सोच रहे हो। थोड़ा एप्टीट्यूड ओरिएंटेड रहने वाला है एग्जाम पेपर, ये जेई एडवांस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो जेई मेंस की जो डिफिकल्टी है वो बोली जा रही है कि
एनसीईआरटी लेवल पे गिर जाएगी। और बच्चे कह रहे भैया अगर एनसीईआरटी लेवल पे गिर गई तो इससे तो सब लोगों के 100 नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये भी एक मिथ है। अब इसमें रियलिटी क्या है ये सुन लो, ठीक है। जो सिलेबस है वो स्कूल लेवल पे अलाइन होगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी उतनी रहेगी। तो उन्होंने क्या बोला है, एनसीईआरटी का सिलेबस लेना है। एनसीईआरटी का सिलेबस मतलब आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें आ जाती है जेईई मेंस में वो हटानी है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अच्छी क्वालिटी के ही रहेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आपको लग रहा है कि जेईई मेन से एनसीईआरटी लेवल कर रहे हैं तो डिफिकल्टी लो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी अच्छी ही रहने वाली है, सिलेबस लेकिन एनसीईआरटी बेसिस वाला हो जाए। इसका मतलब एनसीईआरटी का थोड़ा रेलेवेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन एनसीईआरटी भी इतनी इजी नहीं होती है। अगर तुम मैथ्स की सॉल्व करो, एग्जाम्पलर देख लो मैथ्स की, तुम्हें पता चल जाएगा एनसीईआरटी लेवल इजी नहीं होता, पहली बता दूं। लेकिन हाँ, उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि जेईई मेंस में एनसीईआरटी लेवल मतलब लेवल पे नहीं ला रहा है, वो ये बोल रहे हैं सिलेबस। तो ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेजर चेंज, 50% बोर्ड वेटेज वाला रूल क्या है। अब ये क्या चीज़ हुई है और ये मतलब क्या ही उधम कर सकती है। तो मैं तुम्हें पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2016 तक मतलब 2016 तक पहले भी ये सिस्टम हुआ करता था कि बोर्ड का वेटेज हुआ करता था, वो जेईई मेंस में उसके मार्क्स जुड़ते थे, फिर आपकी जेईई मेंस की रैंक आती थी, उसके हिसाब से जेईई मतलब एनआईटी वगैरह में एडमिशन मिलता था। 2016 तक ये सिस्टम चलता आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। 2017 में इन्होंने हटा दिया था कंप्लीटली, जेईई मेंस पे रिलाय करने लग गए थे, बोर्ड्स का वेटेज बिल्कुल हटा दिया था, मुझे अभी भी याद है। तो अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं वापस अपन को बोर्ड्स वाले सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ 2017 से 2026 में ये देखा गया कि जो स्कूलिंग सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया। मतलब स्कूल की लोगों की प्रायोरिटी ख़त्म हो गई, सब डमी सिस्टम मतलब डमी वाले स्कूलिंग ही चूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सीबीएसई है उसने पिछले साल बहुत सारे स्कूल्स का एफिलिएशन वगैरह भी कैंसिल करा है, ठीक है। तो सरकार ये नहीं चाहती कि स्कूल्स यूजलेस हो जाए। इससे नुकसान ये होता है कि जो कोचिंग वाले बहुत ही ज़्यादा फीस लेते हैं, तुम्हें पता ही होगा 2-2.5 लाख रुपए अगर तुम ऑफलाइन जेईई की कोचिंग करने जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का खर्चा होता है। वही अगर तुम रेगुलर स्कूलिंग से अगर अच्छी एजुकेशन तुम्हें मिल जाए काफ़ी सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ व्हाट दे आर चार्जिंग, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो सरकार का जो सोचने का तरीका है वो अच्छा है, वो बात अलग है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो उसमें अपन क्या ही बोले। तो इसका मोटिव क्या है कि भैया स्टूडेंट्स वापस से स्कूल अटेंड करें, ये मोटिव है, ठीक है। क्योंकि 50% अगर क्लास 12 का कर देंगे तो बच्चे बोर्ड्स को अब निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें जेईई में अच्छी रैंक लानी है तभी तो तुम्हें एनआईटी वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये है, बट इसमें एक दिक्कत ये आती है नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि देखो भाई सीबीएसई अलग बोर्ड है, सीबीएसई में जो मार्किंग है वो अलग है, आईसीएसई है, आईएससी बोलते हैं वैसे तो 12th में, आईसीएसई का अलग सिस्टम है, स्टेट बोर्ड में तो नंबर ही नहीं आते। तो भाई भगवान जाने ये लोग कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, बट जो भी है जो है सो है। बट अगर ये मतलब अप्लाई होता है और हो सकता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, क्योंकि ये सिस्टम पहले चले आ रहा था, 2016 तक ये लोग ये सिस्टम चलाते हुए आ रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। इसमें मुझे खुद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ के आने की। तो भाई इससे एक चीज़ बदल जाती है कि तुम लोग को अब बोर्ड्स का भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो भाई बोर्ड्स में अगर 90% नहीं है ना तो तुम्हारी जेईई मेंस में काफ़ी हद तक रैंक क्रैश करने वाली है बिकॉज ऑफ दिस। अगर 50% बोर्ड का वेटेज है, 50% जेईई मेंस का, तो तुम सोच लो कि तुम्हारी रैंक कितनी क्रैश कर जाएगी अगर तुम्हारा बोर्ड्स के अंदर वेटेज मतलब मार्क्स अच्छे नहीं है। तो अब एक चीज़ जो तुम लोग कर सकते हो, साथ में एनसीईआरटी रीड करना, बोर्ड्स के पीवाईक्यू भी साथ साथ सीबीएसई के एक बार करते जाओ। और ये कोई बड़ी टफ चीज़ नहीं है, 1 घंटे ही दिन में निकालना है, तुम मैनेज कर सकते हो। जो ही बच्चे आगे का बोर्ड्स देने वाले, तो अभी से पढ़ोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। कोई ऐसी बड़ी चीज़ लेजेंडरी चीज़ नहीं कर दी इन्होंने, आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन वही ये बच्चे एंड मोमेंट में पढ़ते हैं, बोर्ड्स तो कर लेंगे, जेईई का पढ़ रहा है तो बोर्ड्स तो ईजी है, फिर उन्हीं बच्चों के 75% तक नहीं आते हैं बोर्ड्स में। हर साल मैं देखता हूँ ऐसे स्टूडेंट 99% आया है तुम्हारा जेईई में से, बोर्ड में 75% नहीं आ रहे, बताओ क्या हाल, ठीक है। तो ये नहीं होने देना। बाकी जो डमी स्कूल है वो तो मेरे हिसाब से ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि भाई डमी स्कूल तो सरकार को ख़त्म करने, इसलिए ये चीज़ उन्होंने करी, ठीक है। बाकी याद रखो एनसीईआरटी तुम्हारी नोडल एजेंसी होगी, मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे एनसीईआरटी बेस रह सकते हैं, एनसीईआरटी स्टाइल में आएंगे। तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पलर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट तुम्हारा जेईई मेंस के लिए एटलीस्ट हो जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि वही सिलेबस आएगा तो सिमिलरिटी तुम्हें देखने को मिल जाए। तो एनसीईआरटी वैसे भी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही,
अब जेई के लिए भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाए। वैसे तो जेई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक वगैरह के डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो थोड़ा मतलब एनसीईआरटी का ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है रैंक सेपरेशन कर्व। अब ये क्या होने वाला है ज़रा ये सुन लो। देखो भाई, अब तुम्हें पता है जो जेई मेंस है लगभग 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो रैंक होंगी वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस 50% वेटेज। कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो भाई, मान लेते हैं टॉप 1% बच्चे सेलेक्ट करने थे जेई मेंस को, क्योंकि एनआईटी में अच्छी सीट्स फिल करनी है, तो तुम जेई मेंस पे रिलाई करते थे। बट अब 50% जब बोर्ड्स का वेटेज आ गया है तो उसे नॉर्मलाइज करके जो स्कोर बनेगा वो तुम्हारी रैंक कैलकुलेट करेगी। तुम एक काम करना, 2016 सर्च करना जेई मेंस का कैसे प्रोसीजर होता था, तो मैं आपको बताऊं वो क्या करते थे। तुम्हारा जेई मेंस का स्कोर 50% लेते थे, तुम्हारा बोर्ड्स का 50% स्कोर लेते थे, ठीक है। फिर उसे मर्ज करते थे, दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाता था। जो तुम्हारा रिजल्टेंट स्कोर आता था वो तुम्हारा जेई का स्कोर है, इसके हिसाब से वो लोग रैंकिंग करते थे 1 से लेके जो भी रैंकिंग है, ठीक है। तो बोर्ड का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रैंक को डिस्टॉर्ट कर देता था, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मेरे एक सीनियर थे, उनकी लगभग 800 रैंक आई थी जेई मेंस के अंदर 2016 में, ठीक है। और उनके थे 97% बोर्ड्स में, 97, और लगभग 250 नंबर उनके थे आउट ऑफ 360 इन जेई में। तो मतलब 97% तुम लाओगे, प्लस तुम्हें जो जेई मेंस है उसमें भी 250 लाना पड़ेगा, तब तुम्हारी रैंक इतनी अच्छी बनेगी। वरना तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनके 250 नंबर थे जेई मेंस के अंदर, लेकिन बोर्ड्स में ऐसे 90 वगैरह थे, तो उनकी 3-4 हज़ार पे आ गई थी रैंक। क्यों? बिकॉज बोर्ड्स में थोड़े कम रह गए। तो बोर्ड्स में भाई 96-97% इज़ अ मस्ट अगर तुम्हें मतलब टॉप रैंक चाहिए। तो सीएसई वगैरह अगर टारगेट कर रहे हो एनआईटी की, तो बोर्ड्स काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट तुम्हारा हो जाएगा। तो अभी 2026 के हिसाब से क्या जो इन्फो आई है उसके हिसाब से 2027 वाले क्या कर सकते हैं। देखो भाई, मेरा मानना ये है कि जो एनसीईआरटी है उसका रोल बढ़ेगा, तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी तो करनी है, ठीक है। तो जेई मेंस के पीवाईक्यू पकड़ लेना और एनसीईआरटी एकदम चाट के चले जाना, केमिस्ट्री तुम्हारी हो जाएगी। फिजिक्स में एनसीईआरटी का रोल ऐसा इतना तो नहीं होता, लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, जो भी एग्जाम मतलब बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं एक बार, जिससे हो सकता है फेमिलियर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वही मैथ्स तो भाई एनसीईआरटी ही टफ है, मैथ्स की एनसीईआरटी करना इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने तुम्हें पीसीएम का, तो 2027-28 में बच्चे पेपर देने वाले हैं, थोड़ा एनसीईआरटी पे भी फोकस कर लेना, वरना ट्रेन निकल सकती है। क्योंकि अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंट तुम्हारे समय हो गए तो तुम इधर उधर भागते रह जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी अब जेई एडवांस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जेई एडवांस अभी तक स्टैटिक एग्जाम हुआ करता था। स्टैटिक का मतलब उसमें पीसीएम आते थे, क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड है, तुमने सॉल्व करा, आंसर मार्क करा, पेपर खत्म करा, नेक्स्ट पेपर हुआ, रैंक आ गई, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। लेकिन अब होगा अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सही करा, अब तुम्हें नहीं आता कंसेप्ट, तुमसे गलत हो गया, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसकी डिफिकल्टी कम हो जाएगी, तो डिफिकल्टी कम हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट। तो ये अडेप्टिव है। और मान लो तुमने सही कर दिया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो टफ आएगा। अब आप बोलोगे भैया फिर तो हम इसे एल्गोरिदम को ट्रिक कर देंगे, हम क्या करेंगे, जानबूझ के पहला गलत कर देंगे और फिर इजी आएगा, इजी को सही कर देंगे, इस तरीके से हम ट्रिक कर देंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर तुमने जानबूझ के गलत करा, उससे जो तुम्हारा सिग्नल जाएगा कंप्यूटर पे वो गलत चला जाएगा, उसे लगेगा तुम बेवकूफ़ बच्चे हो। तो तुम्हें हो सकता है नीचे वाले इजी क्वेश्चन दे और उन इजी क्वेश्चंस का वेटेज यानी मार्क्स कम होता है। जैसे इजी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें हो सकता है 1 नंबर मिल रहा है, भाई अगर तुम टफ क्वेश्चन करते हो तो उसका 4 नंबर मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दिमाग नहीं चलाना है कि इजी वाले करने हैं, तो ऐसे तो। और एक वक्त पे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारी स्क्रीन पे। सेट एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, उस तरीके से लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन एक वक्त पे, तुम पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हो लेकिन फिर तुम पीछे नहीं आ सकते उस क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट करो, नहीं करा तो स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिस पे जो तुम्हारा प्रीवियस अटेम्प्ट है, और इस हिसाब से वो तुम्हारा स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि तुमने कितने टफ वाले करे, कितने इजी वाले करे, एक मीडियन स्कोर तुम्हारा क्रिएट होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ इससे तुम्हें फ़ायदा ही है वैसे तो,
क्योंकि इसमें एक्चुअल में तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चों का थोड़ा सा 1-2 चैप्टर वीक रह जाता है लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मेरे हिसाब से ये चीज़ इंप्लीमेंट फिर भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। जेई एडवांस का मुझे सिस्टम फिर भी बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस, क्योंकि वेटेज बोर्ड्स का भाई बोर्ड्स का तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये देखो मैं बता दूँ, मान लेते क्वेश्चन 1 आया मॉडरेट लेवल का, सही कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस पर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। वही अगर तुमने उसको गलत कर दिया तो नेक्स्ट तुम्हें इजी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन का मार्क्स कम मिलेंगे, मतलब +1 मिल सकता है, यहाँ पे तुम्हें हार्ड वाले पे +4 मिलता है। इस तरीके से तुम्हारा एक टोटल स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हारी एक टोटल रैंकिंग आएगी। और ये सिस्टम काफ़ी अच्छा, इवन तो तुमने पढ़ाई कुछ चैप्टर छोड़ दी होंगी ना, तो भी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए। क्योंकि जिन बच्चों का बैकलॉग रह जाता है वो मतलब थोड़ा लक के डिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लो तुम्हारा कोई एक बैकलॉग है रोटेशन में और तुमने जी एडवांस के लिए एग्ज़ाम में चले गए और उस दिन मान लेते हैं उस साल रोटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो तुम्हारी तो रैंक अच्छी आ गई। लेकिन मान लेते हैं कि तुमने दूसरे साल दिया, उसमें सब रोटेशन ही भर दिया और तुम्हें रोटेशन नहीं आता तो तुम्हारी रैंक ड्रॉप हो गई। तो ये थोड़ा लक का फैक्टर होता है ना, तो वो चीज़ ये लोग एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। और बाकी इसमें सही में इंटेलिजेंसी टेस्ट होगी, थोड़ा बेटर सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से ये वाला तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब चीज़ें सुन लो, अभी एकदम से कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी चेंज होगा अनाउंस होगा पहले, मिनिमम मैं बोलूँगा 6-7 महीने तो एटलीस्ट तुम्हें पहले बताया जाएगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है 1 साल पहले तो बताया जाएगा। तो अभी तक 2027 के लिए कोई भी न्यूज़ तो नहीं आई है, तो मुझे क्या लग रहा है 2027 में इम्प्लीमेंटेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो 2027 वालों टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इम्प्लीमेंट होगा। वैसे होने को हो भी सकता है, बट अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो थोड़ा तुम लोग सेफ साइड पे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लेके चलना है कि लास्ट मोमेंट पे चेंज ना हो जाए, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ फॉलो कर लेना। बाकी जो बच्चे 2028-29 देने वाले हैं उनके लिए ये भाई मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम इसके लिए रेडी रहना, वरना दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। ठीक है, और इन दी एंड जो एग्ज़ाम होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली सेट स्टाइल में होगा जेईई एडवांस का। ठीक है, और जो आईआईटी कानपुर इस बार पायलट प्रोजेक्ट करेगा वो इस साल होने वाला है। वो भी किस पे, जो ऑलरेडी जो बच्चे इस बार जेईई एडवांस लेके आए हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। तो जब पायलट प्रोजेक्ट होगा तो अपन को थोड़ी सी इन्फो पता चलेगी तो एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी तुम ये मान के चलो कि भाई जैसे पुराने क्वेश्चन आते थे ना कि 75 क्वेश्चन आ गए, बोर्ड का कोई वेटेज नहीं है, ये सिस्टम अब जाने वाला है। और आएगा कैसे, कंप्यूटर बेस्ड स्केलिंग होगी, 50% तुम्हारा बोर्ड्स का वेटेज, एनसीईआरटी अलाइनमेंट थोड़ा बढ़ने वाला है। तो तुम बताओ ये चेंजेस तुम्हें सही लग रहे हैं कि गलत होने चाहिए कि नहीं। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।